नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कल जो है यूपी पीसीएस 2024 यूपी पीसीएस प्री इसका रिजल्ट आ चुका है। इसका रिजल्ट आ चुका है। लगभग 900 प्लस पोस्ट है, 900 प्लस पद है। और अब जो है यूपी पीसीएस इसका मेंस होगा, मेंस होने वाला है और 15,000 प्लस बच्चों को बुलाया गया है। 15,066 समथिंग कुछ बच्चों को जो है मेंस के लिए मतलब उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। अगर हम इस तरह से देखें तो आपको पता ही होगा यूपी पीसीएस प्री 2025 इसका अक्टूबर में होने वाला है। अक्टूबर 2025 में ये होगा। तो ये मेंस के एग्जाम इस प्री के पहले होगी, तो मतलब ऑब्वियसली ये जून में होगी। समथिंग कुछ जून तारीख है इसकी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जून में ये जो है मेंस होने वाली है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद सीधा अक्टूबर में वापस प्री हो जाएगी और उसी दरमियान प्री के बाद ही तुरंत इसके इंटरव्यू भी आ जाएंगे। राइट। सो कहने का मतलब, और फिर यूपीएससी है आपका मई में। खैर वो तो आ ही गई अब, क्योंकि आज आपका मार्च शुरू हो गया। मार्च और अप्रैल ये 2 ही महीने अभी आपके हाथ में है। मई का जो महीना है 25 मई को जो प्रीलिम है उसको ध्यान में रखते हुए और आने वाले जितनी भी हमारी एग्जाम्स है यूपी, एमपी, बिहार, मेंस, प्रीलिम, उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम की क्लास जैसे करंट अफेयर की क्लास है, ये प्रीलिम के लिए आपके लिए फैक्ट्स तो देगी ही देगी, बट साथ ही साथ मेंस के लिए भी आपको अच्छा खासा मटेरियल और टॉपिक दोनों चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। राइट। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक पे तो आपको पता ही है ऐसे को भी सीधा पूछा जाता है। राइट। ऐसे भी पूछ लिया जाता है। मेंस में सवाल तो होते ही होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपको सवाल तो आएंगे। राइट। बट अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी sometime they will ask essay and my gut feeling is strongly कि यूपीपीसीएस मेंस में खास करके AI बेस्ड सवाल ज़रूर आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 2 टॉपिक्स पर मैं हर क्लास में बात करता हूँ। ईच एंड एवरी क्लास, ऐसे कोई क्लास नहीं गई होगी जिस पर मैंने AI पे बात ना करी हो। और मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अलॉन्ग विथ ग्लोबल वार्मिंग, राइट, ग्लोबल वार्मिंग, ये 2 टॉपिक्स ऐसा कोई क्लास नहीं गई होगी अब तक जो मैं लगभग 100 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं। वो चाहे करंट अफेयर ये 30 मिनट की क्लास हो या चाहे 15 से 20 मिनट की वन लाइनर करंट अफेयर हो या हमारी 10 मिनट का रैपिडली जो क्वेश्चन वाली हो, लगभग 100 वीडियोस मेरे हो चुके हैं। और मैं हर लेक्चर में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करता हूँ। और इसी से संबंधित एक और टॉपिक लेके आया हूँ मैं, EVO2 AI सिस्टम। राइट। AI चिप निर्माता एनवीडिया है, ये कंपनी एनवीडिया, इन्होंने अनुवांशिक अनुसंधान, राइट, एक रिसर्च के लिए शक्तिशाली AI प्रणाली AI सिस्टम का अनावरण किया है, जिसे EVO2 नामक एक नया AI बनाया है। 2025 में घोषित की गई है और इसका लक्ष्य क्या है? चिकित्सा और अनुवांशिक, यानी जो अनुवंशिक है, राइट, डीएनए बेस्ड जिसे हम कहते हैं, राइट, उसमें जो है इसमें एक रिवॉल्यूशन लाना है। ताकि आपने देखा होगा, मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। दुनिया में कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट बीमारी। और चाइना जो है, बहुत पहले, मैं किसी दिन वो स्टोरी सुनाऊंगा आपको, ये चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था ग्वांगजू यूनिवर्सिटी में, राइट, ग्वांगजू यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से 1 CR के ऊपर लोगों का, राइट, उन्होंने डीएनए लिया, डीएनए और डीएनए बेस्ड कैंसर की दवा वो खोज रहे।
राइट। कैंसर की दवा 100, मतलब आप भारत की पूरी जीडीपी अगर हम देखें तो उसका कई गुना, मतलब जो अगर उसको करें हम डिवाइड, इतना पैसा उन्होंने कई वर्षों से जो है दुनिया भर के साइंटिस्ट, जो चाइना के साइंटिस्ट के साथ मिलकर वहाँ काम कर रहे हैं, चाइना ही काम कर रही है, और चाइना का लक्ष्य है कि कैंसर की दवा डीएनए बेस लाई जाए, ये नहीं कि हर व्यक्ति पर वो काम करे, जिसका डीएनए, जिसका आनुवंशिक पूरा पैटर्न की पढ़ाई करके उस पर एक इंडिविजुअल टारगेटेड कैंसर की दवा। तो एआई जो है इन तरह की तकनीक के सहारे जो है इस स्वास्थ्य क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है क्रांति लाने की बात चल रही है। EO2 ये जीवन के जितने भी सभी रूप है उसमें जो हमारे डीएनए कोड्स होते हैं, आनुवंशिक कोड होते हैं, उनको पढ़ेगा, डिजाइन करेगा, और ये सबसे ये करके जो है हमें अच्छे से ट्रीटमेंट देगा, राइट। उपचार जिसे हम कहते हैं, उपचार, राइट, अच्छे से निदान करेगा। ये तकनीकी एक डेटा सेट के पैटर्न की पहचान करेगा, और साथ ही साथ जो रिसर्च में बदलने का जो एक प्रॉमिस है उस प्रॉमिस करेगा, और मैनुअल रूप से विश्लेषण करने में अगर मान लीजिए अगर हम चाहे कि एक व्यक्ति का डेटा पूरा का पूरा मैनुअल तरीके से अगर उसे रिसर्च किया जाए और उन सभी डेटाओं को डीएनए कोड्स को जोड़कर उनका एक रिसर्च किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो इस काम में कई वर्षों दशकों लग सकते हैं। बट ये एआई तकनीक इसको बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में ये काम कर लेगा, राइट। ये गैर लाभकारी बायोमेडिकल अनुसंधान संगठन आर्क इंस्टीट्यूट है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनके सहयोग से नाविडिया DGX क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है, EO2 को, राइट। इसे किसने बनाया है, ये एक आपको कर सकते हो, एक एनजीओ है आर्क इंस्टीट्यूट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके सहारे। देखो एजुकेशन बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप रिसर्च में नहीं हो, आप कई बार देश के हालात जिस तरह से अभी हम देखते हैं भारत के अंदर भी, इट इज़ वेरी स्केरी सिचुएशन फॉर अस कि एवरीवन थिंक्स कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर जो आ रहा है उसी को हम प्रमाण समझ रहे हैं, हम उसी को इतिहास समझ रहे हैं। बट other hand, the universities like a Stanford University, like a Harvard and Oxford and Trinity and Cambridge and MIT and the many more universities that coming from West, actually the universities are engaged, they're trying to better life day to day, or the common people, actually they invest their money and youth mind to research and innovative new way to save the world, right? So ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के काम कर रहे हैं, हम किस तरह से बातें कर रहे हैं, हम अभी भी आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम चल रही वहाँ लड़कियों ने हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, एक पर्टिकुलर भगवान के नारे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, हम इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं। एंड दैट इज़ वेरी, इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वी आर अ यंगेस्ट नेशन, राइट, वी आर अ यंग नेशन इन द वर्ल्ड। और यंग माइंड्स अगर हम रिसर्च एंड इस पे नहीं लगाएंगे, इनोवेशंस पे नहीं लगाएंगे, R&D पे नहीं लगाएंगे, हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को और बेटर नहीं करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है कुछ नया खोजने की, देखिए चाइना के पास क्या है, डीपसीक है, हमारे पास क्या है, नथिंग, वी डोंट हैव। मतलब ऐसा हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये है और हमने ये बनाया है। एआई पूरी दुनिया में क्रांति लाने जा रहा है, पूरी दुनिया में। उस एआई के क्षेत्र में भारत के पास ऐसा कोई एक बताने लायक काम ही नहीं है दुनिया में कि जिसे हम बता सकें, राइट। एनवीडिया और DGX क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इसे बनाया गया और इसे 2000 एनवीडिया ईच 100 प्रोसेसर का इसमें उपयोग किया गया है। मॉडल में 40 बिलियन पैरामीटर है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, 40 बिलियन पैरामीटर्स, राइट। और ये इसको बड़े भाषा के मॉडल के रूप में इसको बराबर ये बनाता है। EO2 जो है ये 1 मिलियन न्यूक्लियोटाइड तक DNA को
संसाधित कर सकता है 1 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। और ये इनका जो डीएनए कोड है, जितना भी अनुक्रम है, उसको संसाधित कर जटिल आनुवंशिक संबंधों को भी समझ सकता है, जो एक किसी व्यक्ति के उसके अपनी क्षमता के बाहर की बात है। एक शक्तिशाली एक बेस मॉडल है ये, और ये जीवन के सभी क्षेत्रों के आनुवंशिक जो डीएनए कोड्स है उसको समझता है। ये जीनोमिक डेटा के लिए भी काम करता है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा, और ये सबसे बड़ा एआई मॉडल है जो ये पब्लिकली अवेलेबल है। इसे पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया, इन सब के सहित जो प्रजातियां है नेचर में अवेलेबल, उनकी लगभग 1,28,000 से अधिक विभिन्न जीवों की जो आनुवंशिक जानकारी ली गई है, उसमें 9 ट्रिलियन न्यूक्लियोटाइड टुकड़ों, मतलब उसको बिल्कुल विश्लेषण कर करके जो 9 ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन एंड देन ट्रिलियन, उसमें इन 1,28,000 जीवों के जो डीएनए लिए गए हैं, उनको लगभग 9 ट्रिलियन टुकड़ियों में विभाग करके उन विशाल टुकड़ों का डेटा सेट जो है पूरा का पूरा डेटा बेस बनाकर उसको प्रदर्शित किया गया है। जो शुरुआती चरणों में देखा जाए तो स्तन कैंसर से जुड़े जीन BRCA1, इनमें 90% हानिकारक उत्परिवर्तन की सटीक इसने पहचान कर ली है, जो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राइट। तो ये बहुत क्रांति आने वाले समय में ला सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, इसे जैव आणविक अनुसंधान अनुप्रयोग, इस पर लागू किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो आनुवंशिक अनुक्रम है उसके आधार पर प्रोटीन के रूप और कार्य की भविष्यवाणी ये कर सकता है। हमारा जो कुछ बना है वो सारा प्रोटीन का है, आँख, नाक, सब प्रोटीन है, राइट। तो प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है हमें, राइट। प्रोटीन जो है बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक अनुप्रयोग और अणुओं की पहचान करना, राइट, ये उसका मूल्यांकन करेगा, और साथ ही साथ जीन उत्परिवर्तन और उसके कार्य इससे कैसे प्रभावित करते हैं, राइट। डीएनए का पूरा तंत्र वो कैसे काम करता है, न्यूक्लियस और परमाणु, और उसको तोड़ते तो परमाणु का पूरा तोड़ते वो 9 ट्रिलियन तक तोड़ते लेके गया, वो जो 1,28,000 जीवों के नमूने थे। और उन सबको तोड़ने के बाद जो है आज अभी के लिए उसके पास ये चीजें उसके सामने आया, और वो इतनी बड़ी कंप्यूटिंग, मतलब जिसको हम कैलकुलेशन कहते हैं, कैलकुलेशन इतनी लेवल तक कैलकुलेशन कर सकता है। EO2 BRCA1, इसका ये जो जीन है उनमें जो हानिकारक उत्परिवर्तन की जो पहचान है उसने उसको करने का प्रॉमिस किया है, और स्तन कैंसर से जुड़ा हुआ ये एक्चुअली पूरा मुद्दा है। तो इसको लेकर दुनिया भर में भी बहुत उत्साह दिख रहा है, साइंटिस्टों में, डॉक्टर में, रिसर्चर्स में, और फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेके सब में, क्योंकि ये ऐसा रिसर्च है जिसे वर्षों दशकों लग गए हैं करते मतलब अभी तक मानव सभ्यता को उस पर नहीं विजय प्राप्त हुई है। आपने देखा होगा कि ये जरूरी नहीं कि कैंसर जो है बहुत आम हो गया है, इसे मरकट रोग कहा जाता था किसी समय, राइट। मरकट रोग, इसका नाम नहीं लेते थे लोग, राइट, कैंसर का नाम नहीं लेते थे, पर ये एक आम बीमारी हो गई है अब। इट्स अ कॉमन डिसीज, आम बीमारी जिसे हम कहते हैं, राइट, आम बीमारी, एक आम बीमारी हो गई है कैंसर। तो उसको लेकर जो है दुनिया भर में बहुत ही परेशान, और लोग जो है सोच रहे कि इसका हम कैसे काम किया जा सकता है। जो प्रारंभिक परीक्षण किए गए उसमें 90% से अधिक सटीकता इसने हासिल कर ली है, और जो टारगेटेड जीन थेरेपी है उसमें भी अधिक सटीक उपचार होने की संभावना बढ़ गई है। प्रभावी विज्ञान विकसित करने के लिए जीन वेरिएंट को भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो शुरुआती उपचार और निदान है उसका साइंस डेवलप करना। कृषि एवं पर्यावरण पर इस AI EO2 का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो मॉडल है इसकी स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और समग्र विज्ञान ऐसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी इसको लागू कर सकते हैं। चिकित्सा के अलावा EO2 का कृषि में भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बहुत बड़ा यूज हो सकता है।
रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये ऐसी फसलें बनाने में मदद कर सकता है जो जलवायु परिवर्तन, राइट, जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली यानी सस्टेनेबल हो और वो क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल चेंजेस को के साथ समायन कर सके, मतलब एडजस्ट कर सके। और ये EO2 के माध्यम से हम ऐसी फसलें बनाने में, ऐसे बीज बनाने में सक्सेस हो जाएंगे। प्रौद्योगिकी पर्यावरण प्रदूषण को नष्ट करने के तरीके को भी विकसित करने में ये सहायता कर सकती है। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है, इंडस्ट्री के कारण जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषकों को नष्ट करने के, हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए AI मॉडल का इस्तेमाल हो सकता है। पर्यावरणीय स्थिरता लाएगी और ये दोनों, जैसे इन दोनों पर जो व्यापक दबाव डलता है, एक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय बदलाव, इंसान पर सबसे ज्यादा दबाव डलता है इसमें जो है ये EO2 हमें हेल्प कर सकती है। EO2 की अगर बात करें तो जैविक डिजाइन में छलांग लगाया है इसने, बहुत बड़ी छलांग है ये। इट्स अ वेरी ग्रेट लीफ एंड इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट बाय द रिसर्चर, राइट। सो ह्यूमन जो पूरी की पूरी मानव सभ्यता है, उस मानव सभ्यता का स्वास्थ्य जो है वो सबसे अहम पार्ट रहा है। अगर इंसान स्वस्थ ना हो तो अपना 100% नहीं दे सकता। इंसान अगर स्वस्थ ना हो तो हर चीज GDP तक कैसे बाधित होती है, ये हमारे मॉडल्स ने दिखाया हुआ है। इसलिए स्वास्थ्य इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पिछले मॉड्यूल में आणविक स्तरों पर ही केंद्रित थे, बट EO2 ये संपूर्ण जीनोम के डिजाइन के लिए परमिशन देता है। इसने माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स, इसके निर्माण की क्षमता को भी इसने दिखाया है कि ये काम कर सकता है। ये क्षमता जो जैविक संदर्भ में अनुसंधान के नए रास्ते खोलेगी और स्वास्थ्य क्षेत्र में और DNA बेस्ड उपचार पद्धति जो हम सोचते थे कई पहले 100 वर्षों पहले दुनिया सोच रही थी, उस दिशा में एक बड़ी प्रगति के विकास के दौर पर हम लोग एंटर करेंगे। ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स एनवीडिया इसने बायोनेमो प्लेटफॉर्म के माध्यम से EO2 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है। इट्स अ पब्लिक, राइट, पब्लिक यूज भी कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। प्रशिक्षण और डेटा मॉडल वेट ये ओपन सोर्स है, मतलब इसमें किसी का कोई रोल नहीं, कोई भी यूज कर सकता है। जैसे हम DeepSeek इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना गूगल फोन पे से इस डाउनलोड करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे। बट DeepSeek के साथ क्या है? सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी के बड़ा मसला है। यहां भी ये है, पर अभी इसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, राइट। ये दुनिया भर के शोधकर्ताओं और रिसर्चर्स को अपनी परियोजनाओं के लिए ये EO का उपयोग करने के लिए सशक्त बना रहा है। मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वो चाहे भारत का व्यक्ति हो, चीन का हो, पाकिस्तान का हो या कहीं का भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति EO2 मॉडल को मतलब उसके सहारे अपना रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए उस पर कोई बंधन नहीं है। उसके अंदर जो भी परमिशंस एंड अदर थिंग्स होगी वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसे रोका नहीं जाएगा कि भाई तू यूज कर सकता है, तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और भी अच्छी बात है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण, जैविक अनुसंधान में नवाचार, अन्वेषण, इन सबको ये प्रोत्साहन देने का इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्यूचर क्या है हमारा? इसको लेके फ्यूचर क्या है हमारा? मानव सभ्यता का क्या फ्यूचर है, राइट। आर्क इंस्टीट्यूट इसने एक वर्चुअल सेल की अवधारणा का पता लगाने की योजना बना रहा है, राइट। ये एक आर्क इंस्टीट्यूट जो मैंने कहा आपको, जो नॉन गैर संगठन है, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसने ये कहा है कि भाई हम एक ओपन सोर्स दे रहे, आनुवंशिक डेटा को पर्यावरणीय जानकारी के साथ एकीकृत करना, इसमें शामिल करना है पर्यावरणीय जानकारी। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं अपने पर्यावरण पर रिसर्च कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, जिनको टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, बर्मन जी, जो सारस को बचाने के लिए काम कर रही है। तो ऐसे पर्यावरण के लिए जो दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, ग्रेटा थर्नबर्ग है, राइट, इस तरह के लोग, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेटेड बीमारियां और उनके कारणों के बारे में जितने भी सवाल है उसका जवाब भी ये देगा। बुनियादी FAQ जिसको हम कहते हैं, राइट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके लिए भी ये काम करेगा। और EO2 जनरेटिव फंक्शनल जीनोमिक्स के लिए एक मूलभूत बेस मॉडल है, और साथ ही साथ जो रिसर्चर है उनकी क्षमताओं का निर्माण करने में भी ये सक्षम उनको बनाता है।
दुनिया भर में जो भी रिसर्चर है वो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र के हो, पर्यावरण क्षेत्र के हो, उनको भी ये स्ट्रांग बनाने का काम करेगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस लेकर ये काम कर रहा है और ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, तो आपके लिए, आपके काम के लिए आपको ऑलरेडी यहाँ डेटा मिल जाएगा और आप जो काम करोगे वो भी डेटा यहाँ फीड करोगे, तो ये दोनों तरफ से, दोहरा तरफ से बहुत बेहतरीन काम है। अगली खबर है, बीमा क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, उसका जो 1938 के बीमा अधिनियम है उसकी समीक्षा करने और उसमें संशोधन और समीक्षा सिफारिशों को देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खारा, उनके नेतृत्व में एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो इतने वर्षों बाद बीमा क्षेत्र में क्या क्या सुधार होने चाहिए उसके बारे में बताएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में बीमा क्षेत्र को G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बताया गया। जो G20 नेशंस है, राइट, भारत में हुआ था अभी, आपने देखा होगा G20 नेशन, और हालांकि ये बताया गया कि इसके सामने कई सारे चैलेंजेस है इस क्षेत्र की, और इन चैलेंजेस को देखते हुए यहाँ पर व्यापक बदलाव की भी आवश्यकता है क्योंकि जमाना अब बहुत बदल गया है, तो उस हिसाब से बीमा क्षेत्र को भी पूरा का पूरा चेंजेस करने की जरूरत है। नियमों को मॉडर्नाइज करना है, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना है और निवेश को भी बढ़ावा देना है, राइट, ये सब चीज़ें यहाँ करी जाएगी। ये कदम अगर देखें तो भारत में तब आया है जब भारत सरकार संसद में बीमा संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहा है और इसमें जो है 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने की अनुमति इसको देने की बात चल रही है। समिति ने सुधारों को लागू करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा संकेत दिया है, सकारात्मक, और पहली बैठक भी बुला भी ली है। सरकार का अनुमान है कि अगर एफडीआई की सीमा बढ़ाएगी तो विदेशी निवेश आएगा और बीमा में पैठ बढ़ेगी और बाजार अधिक कॉम्पिटिटिवनेस जो है बाजार में बढ़ेगा। बीमा क्षेत्र का इतिहास देख लेते हैं। 1938 में ब्रिटिश काल में ही बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक बीमा अधिनियम लाया गया था जो पारित हुआ था, और फिर इल्डाई के माध्यम से बीमा उद्योग के कामकाज को पूरा का पूरा एक कानूनी ढांचा, स्ट्रक्चर प्रदान किया गया था। यह अधिनियम बीमा पॉलिसियों को प्रकार और परिभाषित करता है। जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा, ये 3 कैटेगरीज है। बीमा एजेंटों और उनके व्यवसाय जो है बीमा व्यवसाय, उनकी खरीद में भूमिका को भी ये नियंत्रित करता है। और ये कब हो रहा है? ब्रिटिश राज में हो रहा है सब। फिर आज़ादी के बाद 1947 और 50 में जब कानून लग गया, संविधान आ गया, तब 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1972 में सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और 1999 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना की गई और फिर इस क्षेत्र को निजी प्लेयर्स जो है, निजी व्यवसायी के लिए भी खोल दिया गया। 2015 में FDI की सीमा 49% कर दी गई और बाद में इसे 74% कर दिया गया। और अब 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, डिजिटलीकरण को देखते हुए और जो भी इसके साथ चैलेंजेस जुड़ गए, उस वैश्विक बाजार को देखते हुए सुधार की आवश्यकता भी जोर दिया गया है और 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है देने की बात इस बीमा क्षेत्र में चल रही है। प्रमुख सुधार के प्रस्ताव क्या है? बीमाकर्ताओं के लिए कई बीमा श्रेणियों में काम करने की अनुमति देना है और एक ही लाइसेंस होना चाहिए समग्र लाइसेंस के। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है और विविधिक पूंजी की भी आवश्यकता बताई गई। बीमाकर्ताओं के लिए पूंजी आवश्यकताओं को आसान बनाना है और सॉल्वेंसी मानदंड जो है उसमें कमी लानी है। व्यवसायों के जोखिमों का बीमा करने के लिए भी कैप्टिव लाइसेंस जारी करने की बात चल रही है। ये प्रमुख सुधार प्रस्ताव है। विविध वित्तीय रणनीतियों को भी सक्षम करना है और निवेश नियमों में बदलाव करना है। मैंने कहा ना 100% FDI और जो विनियामक अनुपालन को सरल बनाना है और जो मीडिएटर है उसमें एक साथ वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सके, ये भी देखना है। और जो बीमा करता है उनको अन्य वित्तीय उत्पाद वितरित करने की भी अनुमति देनी है। ये सारी चीजें इसमें देखिए। बीमा सुधार क्यों जरूरी है? बीमा वित्तीय वर्ष 2023 में 4% से घटकर 24 में 3.7% हो गया है, राइट, 23 के मुकाबले 24 में,
राइट, और ये दुनिया भर की औसत से बहुत कम है। जीवन बीमा की पहुंच 3% से घटकर 2.8% हो गई है, और जो गैर जीवन बीमा है वो तो 1% पर ही रह गया है। विनियामक अंतराल और सरलीकरण की बहुत बहुत आवश्यकता है। सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होनी चाहिए। जीवन बीमा, गैर जीवन और स्वास्थ्य बीमा में खंडित नियम है, उसमें भी सुधार करने की जरूरी है। तेज निपटान करना पड़ेगा, मतलब रैपिड एक्शंस लेनी पड़ेगी। बेहतर उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ी हुई डिजिटल सुरक्षा की भी आवश्यकता देनी पड़ेगी। साइबर सुरक्षा का भी मसला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन है, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं है, जैसे युद्ध वगैरह छिड़ जाता है, दंगे, अन्य खतरे। और इसके साथ साथ जैसे अब देखो, कल का ही दिन देख लीजिए, एक ही दिन में भारत में मतलब मौसम ने जो करवट ली है, कहीं बाढ़ बन रहा है, कभी लैंडस्लाइड्स हो रही है, कहाँ बर्फबारी हो गई हेवी, राइट, और हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में लू चल रही है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक अनिश्चितता है, जैसे युद्ध छिड़ गया, दंगे हो गए, ये सब। डिजिटल धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, साइबर फ्रॉड, गलत बिक्री, प्रमुख उपभोक्ता जो है वो भी चिंता है एक बहुत बड़ी। नवाचार है, इनोवेशन है, निवेश है, उसको बढ़ावा देना है। तकनीकी प्रगति जैसे AI, ब्लॉकचेन, इंश्योरेंस टेक, इनको जो है शामिल करना इन सब चीज़ों में। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए नियमों में आसानी और उसकी भी काफ़ी ज़रूरत कहा जा रहा है कि ये भी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये सब चीज़ें चलेगी। यहाँ पर ग्रामीण बीमा क्षेत्र जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इस तरह से कंप्लीट करके बीमा क्षेत्र को जो है आगे ले जाना है। अब इसमें जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे मैं आपको अगली क्लास में ज़रूर दूंगा, जब भी इसमें कुछ अपडेट आती है। तब तक के लिए आप जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।